सुबह की नमस्ते। बाहर मौसम बहुत उम्दा है और इतनी शानदार और बेहतरीन धूप के बीच में, धूप में तो हम लोग नहीं हैं लेकिन धूप हमारे अगल बगल है और मैं सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। हमारी मैडम अनु सिंह लाठर मंच पे आ चुकी हैं, सत्यकेत जी आ गए हैं, प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र आ गए हैं और नितिन मलिक जी आ गए हैं। लगभग तकरीबन समय से ही हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। मेरा आदरणीय सत्यकेत जी से अनुरोध है कि वो आएँ और विचार गोष्ठी का स्वागत वक्तव्य दें। आइए सत्यकेत जी। अंबेडकर विश्वविद्यालय के साहित्य अध्ययन पीठ के देशिक परियोजना के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा पे आयोजित इस संगोष्ठी में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। मैं मंचासीन आदरणीय प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी का इस व्याख्यान माला की एक कड़ी में उपस्थित होने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और उनका स्वागत करता हूं। प्रोफेसर मिश्र भारतीय ज्ञान परंपरा के ऐसे शिखर स्तंभ हैं जिनके बारे में शायद परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे जो परिचय की परंपरा होती है, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं इस बात को आप लोगों के समक्ष रखता हूं कि प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व कुलपति हैं। इन्होंने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा में जिस तरह से ज्ञान परंपरा की लहर दौड़ाई थी, वह ज्ञान परंपरा निश्चित रूप से आज एक राजनीतिक, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का सहारा लेकर देदीप्यमान नक्षत्र की तरह चमक रही है। हमारे बीच हमारे कुल सचिव डॉक्टर नितिन मलिक जी हैं। नितिन मलिक जी का सहयोग बराबर इस देशिक परियोजना से संबंधित चीजों को मिलता रहा है और इस संदर्भ में अपने स्तर से, अपने दृष्टिकोण से सारी चीजों को बहुत सहजता और सरलता से हम सबों को प्रस्तुत करने में इनका सहयोग रहा है। नितिन मलिक जी, मैं आपका इस परियोजना में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच हमारे परिवार की मुखिया, हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अनु सिंह लाठर जी मौजूद हैं। उनका सानिध्य हम सबों के लिए एक ऐसी शक्ति प्रदान करता है जिससे हम लोग अंबेडकर विश्वविद्यालय में बहुत सारी संगोष्ठियों को साकार रूप देने में सफल होते हैं। मैं अपने ही विश्वविद्यालय के मुखिया को अपने ही विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में कैसे स्वागत करूं, ये मेरे लिए हमेशा एक कठिन परिस्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन परिस्थितियों से निकलना तो पड़ेगा ही, इसलिए फिलहाल इस परिस्थिति से बाहर निकलते हुए मैं प्रोफेसर अनु सिंह लाठर जी का
तहे दिल से स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में पधारने के लिए। भाई अभय दुबे जी जिस तरह से देशिक परियोजना को चला रहे हैं और जिस तरह से विभिन्न क्रियाविधियों को अंजाम दे रहे हैं, मैं उन्हें स्वागत से ज्यादा बधाई का पात्र समझता हूं। अभय दुबे जी को बहुत बहुत बधाई। निश्चित रूप से जिस भारतीय ज्ञान परंपरा की हम बात करते हैं और आज जिस भारतीय ज्ञान परंपरा की बात शुरू हुई है, वह भारतीय ज्ञान परंपरा चर्चा इसीलिए शुरू हुई है कि जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत थी, वह राजनीतिक इच्छा शक्ति आजादी के बाद कई दशकों तक घुटन तलत रेणु तन मंडित मुग्ध लेप किए हुए परिस्थिति में आगे बढ़ रही थी। भारतीय ज्ञान परंपरा पर बात करने के लिए अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए पश्चिम की जो अवधारणा थी उसने इस तरह से हमें आच्छादित कर रखा था कि उस पश्चिम की अवधारणा के नीचे हमारी जो अपनी परंपरा थी, हमारे जो अपने धरोहर थे, उन सब चीजों को नजरअंदाज करने की कोशिश की गई थी। उसी कारण कहा जाता है, बहुत सारी चीजें हैं आज जो नई नई चीजें आ रही हैं कि उसका विकास भारतीय ज्ञान परंपरा से ही हुआ है। चाहे लोकतंत्र की बात हो तो भारत को लोकतंत्र की जननी अगर कहा गया तो इसके पीछे यह अवधारणा ही थी कि लोकतंत्र के जितने भी प्राण तत्व थे वो सारे के सारे प्राण तत्व हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में विद्यमान है। जिस बुद्धत्व की बात हम करते हैं वहीं से लोकतंत्र की अवधारणा विकसित होती है। यह वही लोकतंत्र है जो कि सबको सुखी, सबको स्वस्थ रखने की बात करता है। यह वही लोकतंत्र है हमारा और हमारी ज्ञान परंपरा है जो कहती है कि सबसे प्रमुख कोई चीज है तो वह प्रजा है। जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, वो नृप अवश्य नरक अधिकारी कहा जाता है कि जिसके राज्य में प्रजा दुखी हो वो राजा को तो नरक में चला जाना चाहिए। ऐसी ज्ञान परंपरा जिस पर हम आज बातचीत करेंगे, मेरे लिए वो समय अभी उपयुक्त नहीं है बात करने का, क्योंकि मैं दूसरी भूमिका में हूं। आज के मैच में मैं एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में काम करूंगा जो भले ही अगर उसकी टीम हार रही हो तो पैड पहनकर बैटिंग नहीं कर सकता है। तो 2 दिनों तक जो ये चर्चा चलती रहेगी, हम सब उसमें अवगाहन करेंगे और निश्चित रूप से इस भारतीय ज्ञान परंपरा का इस मथनी से मथ कर जो मक्खन निकलेगा, उस मक्खन से हम कुछ ऐसी चीजों को ग्रहण करेंगे, उसका स्वाद लेंगे, आत्मसात करेंगे और आप सब इसमें इसके साक्षी रहेंगे। आप सब यहां आए हैं, मैं एक बार फिर से आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभय दुबे जी से निवेदन करता हूं कि वो हमारे जो मेहमान हैं उनको शॉल और श्रीफल से स्वागत करें। सबसे पहले प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी। तालियां बजते रहनी चाहिए। कुलपति प्रोफेसर अनुज सिंह लाटर मैम। मैं समझता हूँ अब मंच तुम्हारे हवाले साथियों। जब हमारे बीच भारतीय ज्ञान परंपरा के ऐसे उद्भट विद्वान प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र मौजूद हों तो बीच में मुझे बिल्कुल समय नहीं खर्च करना चाहिए, लेकिन एक औपचारिक रूप से एक छोटी सी प्रस्तावना के रूप में मैं कुछ 2 बातें आपके सामने कहूँगा और 3-4 मिनट में ही मेरी बात खत्म हो जाएगी।
मैं उन लोगों में से हूँ जो कोई भी सरकार हो, किसी भी विचारधारा की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसके द्वारा निर्धारित जो आर्थिक विकास का लक्ष्य है, मैं हमेशा उसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि उस सब में हम सब लोगों का स्वार्थ है, पूरे देश समाज का स्वार्थ है, हमारे परिवार का स्वार्थ है, निजी स्वार्थ भी शामिल है, साथ में जो जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस संस्कृति में हम रहते हैं, उन सभी का स्वार्थ है। आर्थिक विकास हमेशा ही हर परिस्थिति में हर समय वांछनीय होता है और हम परिवार, जीवन स्तर, सभी चीज़ें उसके साथ बंधी हुई होती हैं। लेकिन तो फिर हम इस आर्थिक विकास का जो लक्ष्य है, उसकी हम भारतीय ज्ञान परंपरा की कसौटी पर उसे क्यों कसना चाहते हैं? मैं केवल इस बारे में एक दो बातें कहूँगा। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो प्रगति का विचार था, जिसकी हम लोग आलोचना प्रशंसा के कारण उसके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा विमर्श तैयार हुआ था पूरी 19वीं सदी में, और उसके बाद 20वीं सदी के शुरुआती दौर में जो प्रगति का विचार था, उस प्रगति के विचार में जो भी खूबी या खामी रही हो, उसकी एक खास बात थी कि वो बहुमुखी था। उसके बहुत सारे आयाम थे प्रगति के विचार के, और वो हमारे जीवन और हमारी कल्पनाशीलता के जो सभी पहलू हैं, उन सबको स्पर्श करता था प्रगति का विचार। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में पश्चिम के विद्वानों ने प्रगति के विचार का जो बौद्धिक रूपांतरण किया, उसको नए तरीके से पुनर्परिभाषित किया, विकास की शब्दावली में, विकास के प्रत्यय में उसको पुनर्परिभाषित किया। तो कायदे से प्रगति के विचार को भी उतना ही, विकास को भी उतना ही बहुआयामी होना चाहिए था। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, और मैं समझता हूं उन विशेष परिस्थितियों में जो प्रमुख भूमिका थी, वो पॉलिटिकल इकोनॉमी के विचार की प्रमुख भूमिका थी। पॉलिटिकल इकोनॉमी का विचार उसके बाद इतना ज्यादा हम सब की दुनिया के ऊपर, हमारी सोच समझ के ऊपर इतना हावी हो गया कि प्रगति का विचार विकास का विचार बहुआयामी होने की बजाय एकांगी होता चला गया, और धीरे धीरे आर्थिक घटाववाद में उसका अर्थ रूढ़ हो गया। जो इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म था, उसके तहत प्रगति के विचार का केवल एक ही आयाम रह गया, और उस पूरी प्रक्रिया में हुआ कि सारी दुनिया में जो प्रगति हुई, बहुत अभूतपूर्व प्रगति हुई सारी दुनिया में, मानवता के इतिहास में जितनी प्रगति द्वितीय विश्व युद्ध पूरी 20वीं सदी में हुई है, वो अपने आप में अनूठी है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लेकिन उस प्रक्रिया में क्या हुआ कि हम लोगों का ध्यान नैतिक प्रश्नों से थोड़ा सा हट गया। हम लोगों का ध्यान मानवीय और सामाजिक स्वायत्तता के प्रश्नों से हटा। सामाजिक भाईचारे पर हमारा उतना जोर नहीं रहा, और उत्तम जीवन की धारणा का केवल हम लोग आर्थिक आख्यानी करने लगे। जबकि उत्तम जीवन केवल आर्थिक पहलू तो उसके अंदर अनिवार्य रूप से थे ही, लेकिन उसका आर्थिक आख्यान ही उसका एकमात्र प्रमुख रूप हो जाए और सब लोग उसी को पाने की कोशिश करने लगे, ऐसा पहले नहीं था। सांस्कृतिक उत्थान और ज्ञानात्मक मौलिकता का प्रश्न भी पृष्ठभूमि में चला गया। इसी के साथ साथ में पर्यावरण और पारिस्थितिकी के प्रश्नों की तो बिल्कुल उपेक्षा हुई, और विकास की दौड़ में, आर्थिक विकास की दौड़ में, औद्योगिक विकास की दौड़ में ये सब सवाल धीरे धीरे हमारी बौद्धिक दृष्टि से दूर होते चले गए। इस विचार गोष्ठी का लक्ष्य यही है कि जो आर्थिक विकास का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है कि जब भारत की आजादी के 100 वर्ष होंगे, यानी 15 अगस्त 2047 में, जब समाज के, सरकार के, राष्ट्र के सभी के प्रयासों से भारत आर्थिक रूप से सशक्त होगा और विश्व मंच पर उभरेगा, उस वक्त ये प्रश्न जो इस विकास के प्रत्यय से छूट गए हैं, वो प्रश्न उसके केंद्र में होंगे या नहीं होंगे। इन प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों की दशा और दिशा क्या होगी, क्या होनी चाहिए, कैसे हम इन तमाम सवालों को विकास की धारणा में केंद्रस्थ करें, यही इस विचार गोष्ठी का एक लक्ष्य है। ये केवल एक शुरुआत है, एक छोटी सी गोष्ठी में इतने बड़ी बातों के बारे में कोई हम बड़े फैसले नहीं ले सकते, बड़े निर्णय नहीं ले सकते, लेकिन कम से कम इस गोष्ठी से मैं समझता हूं कि एक छोटा सा रास्ता उससे खुलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र से अनुरोध करूंगा कि वे इस विचार गोष्ठी का उद्घाटन भाषण दें।
ओं सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अम्बेडकर विश्वविद्यालय के द्वारा इस वैचारिक सत्र में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कुलपति प्रोफेसर लाठेर, इस आयोजन के सूत्रधार भाई अभय जी, सांकृत जी, हमारे जितने मित्र यहाँ उपस्थित हैं और इन सब के संचालन में जिनकी बड़ी खास भूमिका होती है, सचिन जी। हम लोग एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस देशिक केंद्र के द्वारा जो कई कार्य किए जा रहे हैं उनमें एक सुरुचि है, एक चिंतन दिखाई पड़ता है और उसका प्रमाण एक सुचिंतित इस कॉन्सेप्ट नोट में आपको मिला होगा। यदि आपने इस पर गौर फरमाया है तो आपको लगेगा कि कितने विस्तृत फलक पर ये चर्चा शुरू हो रही है। अभी अभय जी ने उन बिंदुओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया जो खास सरोकार होने वाले हैं इस चर्चा में। विकसित भारत का लक्ष्य और भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रासंगिकता, ये सारे शब्द जो हैं वो मूल्य से गर्भित हैं। भारत अपने आप में, कई लोग बड़ा आगे बढ़ के कहते हैं कि भारत के नाम में ही भा माने प्रतिभा, ज्ञान, और उसमें जो लगा हुआ है वो भारत है। यहाँ तक चले जाते हैं और भरत राजा से भी जोड़ के कहते हैं, वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। सच है, भारत की बड़ी लंबी परंपरा है और ये परंपरा बड़े विविध प्रकार की है और कई दौरों से गुजरती हुई चली आ रही है। फिर भी उन ऋषियों मुनियों की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आज तक मौजूद है। सारे विरोध, सारे प्रतिरोध के बावजूद कुछ तत्व हैं उसमें जो कि निरंतर बने हुए हैं, हमारी स्मृतियों में है, हमारी कुछ प्रथाओं में भी मौजूद हैं और पुस्तकों, टेक्स्ट में तो है ही हैं। यह भी हमने देखा है कि उस पूरी ज्ञान परंपरा को कई तरह से देखा जाता रहा है। वह भी अपने आप में एक विषय है। ओरिएंटलिज्म को लेकर के बहुत सारी बातें हुई हैं कि उस ज्ञान परंपरा को किस रूप में देखा जाए। वैसे हम लोग तो उससे अपरिचित हो चुके हैं। इतनी लंबी हमारी दास्तान है जिसने हमको उससे दूर कर दिया कि उसको छोड़ के आप बात करो, ज्ञान की बात भी उसको छोड़ के करो। तो उस परंपरा से हमारी दूरी बड़ी लंबी हो गई है और उससे परिचय कराना जो है बड़ा कठिन काम है। शायद इसीलिए देशिक केंद्र देश में बनाना पड़ा। भारत में भारत पर विचार किया जाए अपने आप में अजीब लगता है। भारत को पुनः पहचानने की जरूरत है, ये भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बात और, जिस महास्वप्न को हम लोग देख रहे हैं, जिसे हम मोदी जी के शब्दों में GYAN, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, ये चार उसके मुख्य पाए हैं जिसको लेकर के हम कल्पना कर रहे हैं कि 2047 में भारत का क्या रूप होगा और क्या होना चाहिए। वैसे यह स्वप्न तो बहुत पहले से देखा जाता रहा है। जो मंत्र हमने पढ़ा, सहनावतु सहनौ भुनक्तु, उसमें भी यह स्वप्न है और इसमें बार बार जो एक शब्द आया वो है सह।
सह माने साथ। बार बार ये तमाम आपको उदाहरण मिलेंगे, वो कह करके मैं कोई बोझा नहीं डालना चाहता। संगच्छध्वम संबद्धध्वम, आपको हर जगह सबको आमंत्रित कर रहे हैं, लेट अस थिंक टुगेदर। तो ये साझे में विचार करने की और सबको सोचने की, सबको ध्यान में रखने की, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। सांकृत जी हमारा ध्यान आकृष्ट कर रहे थे कौटिल्य के उस विचार पर कि प्रजा के सुख में ही जो है राजा का सुख है। तो प्रजा का जो सुख है वो किस प्रकार का है, उसको कैसे परिभाषित किया जाए। आनंद मठ में वो वंदे मातरम हम लोग जो गाते हैं, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, वह भी ऐसे ही महास्वप्न की बात है। या हम जनगण मन अधिनायक की जो बात करते हैं, वहां भी यह स्वप्न है। गांधी जी ने जो 1909 में एक छोटा सा खांचा बनाया था हिंद स्वराज में, वहां भी यही स्वप्न देखने का प्रश्न है। तो इस जाति ने, जाति माने भारतीय समाज ने, बार बार इस स्वप्न को देखने का प्रयास किया है कि यह किस प्रकार का हो, इसकी रचना किस प्रकार की हो। और मैं समझता हूं कि जिसे आप भारतीय दृष्टि कह सकते हैं, वह तो 4 पुरुषार्थों के अंदर है। विकास का अर्थ है धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों का संतुलन। और धर्म जो है अपने आप में, चाहे जो भी आप उसका अनुवाद रिलीजन में करें या जो भी करें, लेकिन एक मजेदार व्याख्या उसकी हमको मिलती है, यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। मतलब इस धरती पर प्रॉस्पेरिटी, अभ्युदय का मतलब सिर्फ ये है, और निःश्रेयस का अर्थ है, अगर आप लिखना चाहें, समझना चाहें, तो हुआ मोक्ष, लिबरेशन, इमेंसिपेशन। वर्धा में रहने का मुझे सौभाग्य मिला था, और वहाँ एक मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, पुराना है, गांधी जी के ज़माने से उसकी कहानी है। मैं एक दिन उसमें गया तो वहाँ दीवार पर एक वाक्य लिखा था, और उसके नीचे उसके लेखक का नाम भी था, मोह का क्षय होना ही मोक्ष है। और लेखक थे विनोबा भावे, ये खुदा हुआ है उस पर। तो ये जो मोह का क्षय होना, मुझे लगता है कि यह एक बहुत व्यापक चुनौती है। आप जितने अपने मोह को कम कर पाते हैं, उतना मोक्ष आपका हो जाता है। जिंदगी बिताने के बाद मोक्ष की कोई चिंता नहीं है। आप जीते हुए मोक्ष का अनुभव कर सकते हैं यदि मोह को थोड़ा आप कम कर दें। जितना मोह आपने कम किया, उतना मोक्ष आपका हो गया। ये मोह जो है कई कई रूपों में है। लोभ के रूप में आकर के क्या क्या तमाशा करता है हम लोग देख रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है कि प्रगति के साथ ही साथ, अच्छा नहीं लगता है कि हम घोटालों की बात करें, लेकिन उसका अमाउंट देखिए कितना बढ़ता चला गया है। अब हजार हजार करोड़ से कम की कोई बात ही नहीं होती है। अब ये इस मोह का तांडव नृत्य जो है वह निरंतर आप देख रहे हैं चारों ओर। बड़े संक्षेप में अभय जी ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया कि सुख समृद्धि, इसको केवल आर्थिक रूप में देखना अपने आप में खतरनाक है। मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी मूलतः हूं, और उसकी एक शाखा है, आजकल बड़ी जोर शोर से उस पर लोग विचार कर रहे हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजी। उसमें सुख समृद्धि और हैप्पीनेस आदि आदि का बड़ा विस्तार में काम हो रहा है। अभय जी, उसमें बड़ा भारी डेटा सेट तमाम देशों का इकट्ठा करके ये देखा गया कि आर्थिक समृद्धि और लाइफ सेटिस्फैक्शन का जजमेंट, इनके बीच में रिश्ता क्या है।
रिश्ता कुछ ऐसा है कि आर्थिक समृद्धि तो ऐसे बढ़ती चली जा रही है और लाइफ सेटिस्फैक्शन यही है। पहले इतनी आर्थिक समृद्धि थी तो इतना था, बस जरा सा उससे बढ़ा है, उसमें खास बदलाव नहीं आया है और आर्थिक समृद्धि बढ़ती चली जा रही है। तो आर्थिक समृद्धि जीवन में सुख को परिभाषित करने में थोड़ी भूमिका तो है, लेकिन कुछ और चीज भी है जो उसको प्रभावित करती है, परिभाषित करती है। जितने ज्यादा ही पैसे वाले हैं उतने ही ज्यादा सोने में उनको रात में दिक्कत होती है, उतनी ही ज्यादा वो डिप्रेशन की, चिंता की दवाएं खाते हैं। बड़ा भारी बाजार है उसका, कई बिलियन का बाजार है पूरे विश्व में जो कि इस तरह के कष्टों से मुक्ति के लिए दवाओं का उपयोग करते हैं। तो आर्थिक समृद्धि जो है वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। बहुत पहले मैंने पढ़ा था, बड़ा मजेदार एक संस्कृत में छोटा सा श्लोक है, अजरा मरवत प्राज्ञ विद्यामर्थं च चिंतयेत् गृहीत एव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। कि ये मान करके है कि तुम कभी बुढ़े नहीं होगे और कभी मरोगे नहीं, विद्या और अर्थ की चिंता करो, लेकिन यह याद रख करके कि तुम्हारी चुटिया मृत्यु के हाथ में है, धर्म का आचरण करो। So you have to pursue wealth, you have to pursue knowledge, you have to pursue everything within the limits of dharma. कहीं न कहीं यह जो विचार है, यह जो संतुलन अपेक्षित है, वह भारतीय चिंतन में नाना प्रकार से दिखाई पड़ता है। मोटर चलाने के लिए 4 पहिए चाहिए, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष में 4 पहिए के रूप में देखता हूँ। गाड़ी तभी चलेगी जब इन चारों में हवा ठीक रहेगी, संतुलन रहेगा, तभी गाड़ी चल पाएगी। सिर्फ आर्थिक विकास, एकांगी आर्थिक विकास शायद पर्याप्त नहीं है, उससे सारी चीजें पूर्ति नहीं है, उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। हमारे यहाँ जो तरह तरह की कल्पना होती रही है, आजकल राम राज्य की बड़ी बात हो रही है, यहाँ भी विचार के लिए वह है। और राम राज्य की मोटी मोटी तो वही है ना कि कोई कष्ट नहीं है, भौतिक भी नहीं है, दैविक भी नहीं है। तो ये कष्टों का जो अभाव है, यह कैसे होगा? और याद रखिए कि वेद से ही 2 शब्द आते हैं, ऋत और सत्य। एक डायनेमिक है और एक स्टैटिक है। ये नदी के 2 कूल हैं, कुछ है जो ठहरा हुआ है, जो शाश्वत भी है और जो चिरंतन भी है, और कुछ है जो कि निरंतर बदलता रहता है। एक विचारक हुए हैं, आप सब लोग नाम तो सुने ही होंगे, कई बार उनका जिक्र आता रहा है और राम कथा के लिए भी आता रहा है, ए.के. रामानुजन। उन्होंने एक पर्चा लिखा था 1989 में, इज देयर एन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग? क्या भारत के भी सोच का कोई अपना तरीका है? हालांकि उन्होंने बड़ी मजेदार व्याख्या किया था, इज देयर एन इंडियन थिंकिंग, सबकी व्याख्या उन्होंने की थी। लुब्बे लुबाब उनके पूरे उस लेख का एक विचार जो मुझे मजेदार लगता है, वो ये है कि यहाँ का चिंतन कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है, अर्थात एक चीज जो यहाँ ठीक है दूसरे जगह, दूसरे संदर्भ में दूसरी हो सकती है, उसका दूसरा अर्थ हो सकता है। एक व्यवहार एक परिस्थिति में अगर उचित माना जाएगा, जरूरी नहीं है कि हर परिस्थिति में वो उचित हो। दिस कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी, अर्थात आप किसी चीज का मूल्यांकन उसकी अपनी वर्थ पर ही नहीं, उसके संदर्भ में करते हैं, किस संदर्भ में वो उपस्थित है। संदर्भ जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ये बात और जगह भी दिखाई पड़ती है, यहाँ की चित्रकला में भी दिखाई पड़ती है, हर जगह दिखाई पड़ती है, जहाँ पर ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। संदर्भ क्या है? हम सब लोग
संदर्भ से इतने नियंत्रित हैं कि इन्होंने पकड़ा, कहा कि आइए चलिए भाई चलते हैं। संदर्भ महत्वपूर्ण है, कौन कह रहा है, कब कह रहा है, कहाँ कह रहा है। तो ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी जो है हमको उस व्यापक संदर्भ की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करती है। ये संदर्भ आप देखिए ना, जहाँ देखिए वहाँ मिलेगा आपको। जब शांति की बात करते हैं तो केवल अपनी शांति की बात नहीं करते हैं, आप अशांति, वनस्पति अशांति, औषधे अशांति। चिंता हमारी अपनी नहीं है, सबकी चिंता है। जल की भी चिंता है, वनस्पति वृक्षों की चिंता है, मनुष्यों की चिंता है, पशुओं की चिंता है। एक और बात, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी के साथ ही अपने परिवेश से, परिवार से, समाज से संबंध भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोग जाने अनजाने अभी भी दिमाग में रखते हैं ऋण का विचार। पिता से भी हम ऋण नहीं हो सकते, न माँ से, न गुरु से। यज्ञ जो है सुन करके हम लोग मुंह फेर लेते हैं कि तो पूजा पाठ जाने क्या क्या है, लेकिन यज्ञ का अर्थ कर्तव्य है। व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म इन रिलेशन टू अदर्स। तो मनुष्य का जो कर्तृत्व है वह कहीं न कहीं केंद्रित है हमारे चिंतन में, हमारे विचार के केंद्र में, कि ये कर्म जो है वह कैसे किया जाए, बढ़िया कर्म कैसे किया जाए। वह जो लक्ष्य हम सोच रहे हैं 2047 का, वह अपने आप केवल उस लक्ष्य की चर्चा करने से तो नहीं होगा। उसके लिए जिस श्रम की चरैवेति चरैवेति, उपनिषद में कहा कि सूर्य को देखो कभी थकता नहीं है, हमेशा चलता ही रहता है। तो ये जो चिंतन है, कर्म के प्रति जो केंद्रितता है, गीता में कृष्ण कहते कि भैया हम भी कर्म के बिना नहीं चल सकते, कर्म तो करना ही पड़ेगा। बड़ा धुला पूछा सेकुलर शुद्ध विचार है कर्म का। तो बिना कर्म किए काम नहीं चलेगा, तो जब कर्म करना ही तो ठीक से करो। योगा कर्म सुकौशलम। मैं समझता हूं कि उस लक्ष्य को पाने के लिए कर्म की शुद्धता, कर्म की पवित्रता, कर्म की उपयुक्तता, कहीं न कहीं हमारे माइंड सेट में ये बदलाव हमारी शिक्षा के द्वारा, हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे संगठन के जीवन में अगर ये तत्व नहीं घुस पाता है या प्रवेश नहीं ले पाता, उसको जगह नहीं मिल पाती है। कितनी चिंता आजकल है प्लेगरिज्म की, जाने प्रकार की, कहीं न कहीं कर्तव्य से विचलन यह जो है हमारे जीवन में जो आ रहा है वो हमको उन लक्ष्यों से और छोटे लक्ष्यों से भी विरत कर देता है। तो मैं समझता हूँ कि उन लक्ष्यों की तो बात होनी ही चाहिए। उन लक्ष्यों तक जाने का जो मार्ग है, जो रास्ता है, बिना अर्थ के काम नहीं चलेगा। धर्म का भी मूल अर्थ है, ऐसा हमारे कौटिल्य महाशय कह चुके हैं। तो अर्थ जो है अच्छा अर्थ होना चाहिए, अनर्थ वाला अर्थ नहीं होना चाहिए, व्यर्थ वाला अर्थ नहीं होना चाहिए। वह अर्थ किस प्रकार का हो, कैसे वह पैदा हो, तो जब तक हम अपनी शक्ति का नियोजन नहीं करेंगे बात नहीं बनने वाली है। भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने के लिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है, थोड़ा सा अपनी दृष्टि पर जो कुहासा छाया हुआ है उसको भी दूर करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि भारतीय परंपरा का एक अर्थ तो यह है कि जो था वो आप ले रहे हो, था। लेकिन परंपरा का एक अर्थ यह भी है, कुछ विद्वान करते हैं, कि जो निरंतर चल रही है, बंद नहीं हुई है। आज भी जो विचारक विचार कर रहे हैं वह भी उस परंपरा का हिस्सा है। परंपरा में जो पहले था उससे आगे कहाँ पहुंचे आप, वह निरंतर प्रवाहमान परंपरा है, नहीं तो परंपरा नहीं है। परंपरा ट्रेडिशन का जो अनुवाद हम रूप उसका पाते हैं वो यही कि एक थाती रखी हुई है, वही परंपरा है। मेरा ख्याल है कि वो एक सीमित अर्थ है। परंपरा को अगर आप जीना चाहते हैं आपको देखना पड़ेगा कि वो कहीं पर चालू है। अगर रामचरितमानस नहीं पढ़ते हैं, लेकिन गांव में जब बच्चा पैदा होता है तो जो गाया जाता है, शादी होती है तो जो गाया जाता है, वहाँ राम को याद किया जाता है। जनेऊ होता है तो भी राम को याद किया जाता है। हर काम में राम के बिना काम नहीं चलता है।
तो राम कहीं स्मृति में है, बदले हुए रूपों में, परिवर्तित रूपों में बार बार आते हैं। तो उनकी जो उपस्थिति है वो कहीं न कहीं निरंतर है। आप जाइए ना गंगा स्नान करने, माघ का महीना जो है इलाहाबाद में जाइए, इतनी भीड़ उमड़ती है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। उनको मालूम नहीं है कि वो क्यों आए हुए हैं, फिर भी आए हुए हैं। नहा रहे हैं, मालूम नहीं है क्या होगा, लेकिन नहा रहे हैं। जो भी हो, लेकिन वहाँ आपको राम की गूंज जो है वो दिखाई पड़ती है। तो राम हवा में भी है, पानी में भी है, जीवन में भी है, स्मृति में भी है, व्याप्ति उनकी है, या लोक व्याप्ति उनकी आपको दिखाई पड़ती है। तो यह परंपरा जो है बदल बदल करके, अलग अलग भेष धर करके वह निरंतर चलती रहती है। यह ज्ञान परंपरा भी एक तो शास्त्र है, और दूसरा जो है लोक जो है वह भी उस परंपरा का हिस्सा है। लोक में वह कैसे व्याप्त है यह भी पकड़ने की जरूरत है, किन रूपों में वह उपस्थित है यह भी देखने की जरूरत है। और लोक शास्त्र दोनों आपस में आदान प्रदान होता रहता है। जो लोक में प्रचलित होता है वही शास्त्र बनता है। लोक की ही प्रामाणिकता या कसौटी पर शास्त्र कसा जाता है, और आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन भी आता है। तो हमको जब हम देख रहे हैं तो केवल उन शास्त्रों का ही अवलोकन करके उनको पुनः प्रस्तुत करके शायद देखना पर्याप्त नहीं। बहुत सारे लोगों ने उसकी बार बार पुनः पुनः व्याख्या की है। गीता जैसे आप लीजिए तो गांधी भी पढ़ते हैं, तिलक भी पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग उसको पढ़ते हैं, उसका अपना अपना अर्थ निकालते हैं। तो ये जो निरंतरता बनी हुई है वह परंपरा का हिस्सा है। ज्ञान की जो परंपरा हमारी है उसमें क्या ग्रहण करने लायक है, क्या ग्रहण करने लायक नहीं है, यह भी हमारे विचार का प्रश्न है। तो सभी जीवों में कुछ निरंतरता बनी हुई है। एक अजीब सी बात है। कृष्ण जी जो है वो कहते हैं अविभक्तम विभक्तेषु, जो सब बटे हुए हैं उनमें जो अविभक्त कुछ है जो कि सब में गया हुआ है, इस तरह से जो देख पाता है उसी का देखना देखना है। जो पश्यति स पश्यति, जो ऐसा देख पाता है उसी का देखना सचमुच में देखना है। जो सबको एक तर्ज पर देख पाए, जो यह देख पाए कि कोई तत्व जो है अव्यय भाव से बिना खर्च हुए अव्यय है, वो खर्च ही नहीं होता, वो सब में घुसा हुआ है। तो वह जीवन का तत्व, प्राण तत्व, जीव का तत्व कैसे सब में व्याप्त है यह देख पाना, इसी को सात्विक ज्ञान भी कहा गया है। अविभक्तम विभक्तेषु, इसको जो देख पाता है, जो समता का भाव है, समानता का भाव है, समरसता का भाव है, मैं समझता हूँ ये हमारी चिंतन परंपरा की एक बहुत बड़ी देन है। यह पिंड तत् ब्रह्मांड, जगह जगह लोग कोट करते हैं, तमाम सारी बातें हैं, उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। और यह भी कि विविधता का स्वागत किया जाए, भिन्न भिन्न विचारों का स्वागत किया जाए। भारतीय विचारक तो वह भी है जो अनिश्वरवादी है, चार्वाक भी है, बौद्ध भी है जो अनात्म की बात करता है। इतनी नहीं, आप वेदांत लीजिए और सांख्य योग लीजिए, इतने भिन्न भिन्न प्रकार के विचार हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं है। मैं नहीं समझता कि विश्व के ऐसे कितने देश हैं जहां पर इतनी तरह की विविधताओं के विचारों को जीने का, फलने फूलने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये जो साइंटिफिक वृत्ति है, जो विविधता को सत्य का रूप मानती है, वह बहुत जगह नहीं है। हेजेमनी जो है ज़्यादा चली है, एक तरह के विचार का आधिपत्य हो, इसी पर जोर जो है वो ज़्यादा दिया जाता है। कुहन पैराडाइम की बात करते हैं तो कहते हैं कि पहले तो कई तरह के विचार विमर्श होते रहते हैं, प्री पैराडाइम रहता है, फिर एक पैराडाइम बनता है और फिर उसमें रिवॉल्यूशन होती है, फिर नया विचार आता है। लेकिन यहाँ पर तो कई प्रकार के पैराडाइम है। अकेले वेदांत को आप लीजिए, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत, जाने कितने प्रकार के वेदांती हैं। वही आपस में लड़ते रहेंगे कि कितने प्रकार के ईश्वर का विचार है। तो सिर्फ वेदांत ही 4-5 प्रकार का आपको प्राप्त होता है।
तो मैं समझता हूँ वैचारिक खुलापन हमारे चिंतन का एक बहुत बड़ा एक शक्ति के रूप में है। मैं फुलब्राइट फेलो के रूप में अमेरिका में था, तो मैंने एक लेख लिखा कि नॉलेज इन इंडियन ट्रेडिशन, और हमारे जो सीनियर प्रोफेसर थे उनको मैंने दिया पढ़ने के लिए। बोले यार गजब है, कोई ऐसा विचार नहीं है जो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे आज का विचार ताजा हो वह भी आपको मिलता है, और जो पुराने विचार, तो वैचारिक विविधता को स्वीकार करना, पूर्व पक्ष भी जानिए और उत्तर पक्ष भी जानिए, अपना भी जानिए और दूसरे का विचार भी जानिए। ज्ञान को अर्जित करने और प्रेषित करने, उसका संवाद चलाना अपने आप में जिस स्तर पर यहाँ होता रहा है उसकी अपनी एक शैली है शास्त्रार्थ की, विचार की। प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी ने वाद के ऊपर पूरी एक पुस्तक ही प्रकाशित की है जिसमें कई तरह की बातें उन्होंने बताई हैं। तो ये वाद विचार की पद्धति क्या है, ज्ञान पाने की पद्धति क्या है, इससे भी हम मुक्त नहीं हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान पाने की विधियों को यहाँ पर कहा जाए तो कहा सकते हैं कि प्रमाण के रूप में कहा गया कि अनुमान भी है, प्रत्यक्ष भी है, उपमान भी है। ये सारे मेथड्स हैं जिससे आप सिद्ध करते हैं क्या है क्या नहीं है। और बहुत सारा विचार है कि कई लोग तो बस लड़ाई लड़ते हैं, बितंडा, जल्प, झूठ भी बोलते हैं, नाना प्रकार का विचार विमर्श के प्रति जो अत्याचार है वो भी यहाँ पर है। और असली सिद्धांत कैसा होना चाहिए, उन्होंने तो एक वाक्य कहा कि अबाधित होना चाहिए। आप जो हाइपोथेसिस बनाओ उसको कोई काट ना पाए, आप हर तरह से उसको टेस्ट करो, अल्टरनेटिव्स लेके देखो, कहीं ये तो नहीं, कहीं ये तो नहीं, कहीं उस सबका खंडन करो। तो ज्ञान के प्रति एक खुलापन हमारी विचार परंपरा का निश्चित रूप से एक बहुत प्रबल पक्ष रहा है, वह दकियानूस नहीं कही जा सकती। मैं समझता हूँ इस ज्ञान परंपरा के लक्षणों को समझना भी आवश्यक है और उसकी जो कंटेंट है उसको भी समझना आवश्यक है। जिस भारत के भविष्य की हम बात कर रहे हैं वह बहुआयामी हो और उसमें वह सुख हो जबको जो सबको सुखी करे। मैं समझता हूँ इस चर्चा का जो एक लक्ष्य है वह यह भी है, जो गांधी जी को बड़ा प्यारा भजन था उनका, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। अगर अहिंसा परमो धर्म कहा गया, परोपकार को सारे पुराणों का सार कहा गया है कि 18 पुराणों में एक ही अच्छी बात है, वो है परोपकार। और पर पीड़ा जो है सबसे भ्रष्ट चीज है, दूसरे को दुख देना। तो ये को एग्जिस्टेंस, दूसरे के सुख में अपना सुख देख पाना, दूसरे को सुखी कैसे किया जाए, हमको लगता है कि हमारे सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में इस तरह के जो समावेशी, इस तरह के इंक्लूसिव विचार की जो प्रतिष्ठा है वह हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा की बहुत बड़ी एक विशेषता है। हम लोगों ने G20 में वसुधैव कुटुंबकम का जो विचार दिया था, जिसका प्रयोग किया था, पुराना विचार है और वो कहता है कि उदार चरिता नाम तो। ये वसुधैव कुटुंबकम सबका थोड़ी है, जो उदार चरित्र वाले हैं, जो लिबरल, जो व्यापक दृष्टिकोण वाले हैं। बाकी जो क्षुद्र बुद्धि के हैं वो तो मैं तू इसी में रह जाते हैं। जो कम बुद्धि वाले हैं उनका तो यही हाल है कि वो इसी भेद में रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के विचार को कैसे ले आया जाए जो वही अविभक्तम विभक्तेषु सब में एक को देख पाए, चाहे वो धर्म की दृष्टि से जाइए, विज्ञान की दृष्टि से जाइए, कहीं से भी जाइए। मैं समझता हूँ कि यह जो वैचारिक खुलापन है, सबको समावेश करने वाली बात है, वह भारतीय चिंतन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। और मैं समझता हूँ कि दूसरे के भिन्न विचार को भी आदर देना, उसको भी स्वीकार करना। भर्तृहरि कहीं लिखते हैं कि जो केवल अपना विचार जानता है वो तो बुद्धू है। मुझे पूरा वाक्य याद नहीं आ रहा, मगर उनका ये कहना है कि केवल अपना विचार जानना पर्याप्त नहीं, तो दूसरे के विचारों को भी जानिए, उसको अपनी कसौटी पर आप कसिए, उसका उपयोग करिए। तो ज्ञान
अर्जित करना, ज्ञान को संपादित करना। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ, हम लोग एक विश्वविद्यालय के संदर्भ में यहाँ उपस्थित हुए हैं, एक तरह की चिंतन प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। शिक्षा जो है बड़ी पवित्र बात कही गई है। कहा गया कि विद्या से पवित्र तो कुछ है ही नहीं है। तो अगर विद्या से पवित्र कुछ नहीं है, विद्या जो है सबको शुद्ध करती है, ज्ञान जो है सबको शुद्ध करता है, और ज्ञान यह व्यापक होना चाहिए। तो ज्ञान की जो परिधि है उसको विस्तृत कैसे किया जाए, कहने को तो अब परा और अपरा विद्या और तरह तरह की बातें की जाती हैं। अविद्या और विद्या की भी बात की जाती है। कहा जाता है कि अविद्या जो कि भौतिक ज्ञान है, लौकिक ज्ञान है, उससे मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमृत को आप प्राप्त करिए। तो हम अमृत माने जो मरा हुआ नहीं है, अमृत हुआ नहीं है जो पी के आप अमर हो जाते हैं। अमृत का एक अर्थ यह भी है जीवंत बने रहना, लाइवली। तो यह लाइवली चुनौती है। ये ऐसा नहीं कि आप बैठ जाइएगा उसके बाद आराम करिएगा फिर खड़े होइएगा। निरंतर चरैवेति बिना इसका कोई और विकल्प हमारे सम्मुख नहीं है। मित्रों, यह हमारे लिए यह निरंतर की चुनौती है कि जीवन को कैसे समृद्ध किया जाए, भौतिक, सामाजिक और परिवेश, इन सब के साथ। हम सब लोगों ने अनुभव किया महामारी के बीच कि परिवेश कितना महत्वपूर्ण होता है। सांस ही अटक जाती है ऑक्सीजन न मिले तो। देखा हमने, महर्षि पतंजलि कहा गया कि भैया प्रत्याहार करो, तो महामारी ने आपको घर में बंद कर दिया, बैठ के प्रत्याहार करिए, जो कुछ है उसी को खाइए, जो प्राप्त है उसी का आप अनुभव करिए। तो ये प्रत्याहार जबरदस्ती न करना पड़े, आप स्वयं अगर अपने आचरण में ले आते हैं तो शायद जीवन अच्छा हो पाएगा। हम सब लोग इस चुनौती को पूरे विश्व में अनुभव कर रहे हैं कि इस धरती की जो सीमाएं हैं उनका अतिक्रमण निरंतर किया जा रहा है। इसके जो साधन है उनका इतना दोहन हो रहा है, अनावश्यक रूप से दोहन हो रहा है। मैं इसका उल्लेख अंत में इसलिए करना चाहता हूँ कि आर्थिक समृद्धि का एक बहुत बड़ा पक्ष यह है कि कितना हम कूड़ा पैदा करते हैं। जितना बड़ा शहर उतना कूड़े का अंबार, दिल्ली उसका सिरमौर। तो ये जो जीवन शैली है, कहा जाता ना कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल। मैं नहीं जानता कि क्या है वापस होना संभव है, लेकिन अगर जीवन जीना है तो कहीं न कहीं विचार करना पड़ेगा कि जो है उसका उपयोग, उपभोग किस प्रकार किया जाए। केवल उपभोग करना ही अगर सभ्यता का लक्षण है, जो हो चुका है, कितने जूते हैं और कितने कपड़े हैं और क्या क्या कितने कितने हैं, चाहे जरूरी हो या न हो, तो क्या आवश्यक है और क्या नहीं आवश्यक है, ये भेद कौन करेगा। यह सभ्यता का तकाजा है, ज्ञान का तकाजा है कि यह हम तय करें कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए। हम सब लोग अंधाधुंध विकास करने या आंख मूंद करके विकास करने की दौड़ में जो शामिल होते हैं, शायद वह भी विचार का प्रश्न है। इसलिए प्रश्न है कि आप पैदावार बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड और जाने क्या क्या साइड देते हैं और फिर उसके बाद बीमारी, कैंसर और तमाम तरह के परिणाम भी पाते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो तथाकथित विकास का पैराडाइम है उसकी चूल गांठ जो है वो ढीली है, वह ज्यों का त्यों स्वीकार करना हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगा। हमें उस पर विचार करना पड़ेगा और सर्वांगीण विकास जो हो सकता है, मनुष्यता का विकास हो सकता है, वह निजी व्यक्ति का विकास नहीं होना चाहिए, वो सबका विकास होना चाहिए, सबके साथ होना चाहिए। केवल नारे की बात नहीं है। मैं समझता हूँ वह जीने की शर्त होगी, नहीं होगी तो हम जीवित नहीं रहेंगे। जीवन की यह अपेक्षा है कि हम अपने इस परिवेश को जिसमें हम रह रहे हैं, आप देखिए ना, हम जी पाएंगे अगर ऑक्सीजन न मिले तो ऑक्सीजन का होना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो उस परिस्थिति को बनाए रखना भी हमारा दायित्व है। हम उस दायित्व से कहीं न कहीं विचलित होते रहे हैं।
मैंने कई पक्षों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया। यह संभव नहीं है कि जितना विचार का प्रस्ताव किया गया है उन सब की प्रस्तावना भी यहाँ की जा सके। केवल आपको याद दिलाने के लिए, प्रवोक करने के लिए कि हमारे पास विकल्प क्या है, उनका मार्ग क्या है, हमारी ज्ञान परंपरा के वे कौन से तत्व हैं जो हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। व्यापक दृष्टि हो, सबको समावेश में रखने वाली दृष्टि हो, संतुलित दृष्टि हो, और कहीं न कहीं ज्ञान के प्रति हमारा खुलापन, वैकल्पिक दृष्टियों को स्वीकार करने की तत्परता, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जिधर हमारा ध्यान जाना चाहिए, कहीं एक से बिल्कुल आप बध गए और उसी दृष्टि को चारों ओर आरोपित कर रहे हैं, यह पर्याप्त नहीं होगा। यह अपने आप में विषय होना चाहिए कि भारतीय चिंतन परंपरा का विकास किस प्रकार का हुआ है। भारतीय परंपरा जो है अपने आप की भी परीक्षा करती रही है, और उसके अनुसार उसमें परिवर्तन परिमार्जन भी उसने किया है। तो यह सतत चलने वाली परंपरा है, और उसका आधुनिक जीवन और जो भविष्य का जीवन है उससे भी बड़ा गहरा रिश्ता है। भविष्य के बारे में बात करते कभी मुझे ये लगता है कि बड़ी झंझट है इसमें। झंझट ये है कि भविष्य के बारे में आज के परिस्थितियों में आप चर्चा करते हैं कि हमें यहाँ पहुँचना है, और जब वहाँ पहुँचे तो दुनिया ही बदल चुकी है। जरूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें ज्यों की त्यों मेंटेन रहें, ये परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। तो भविष्य के प्रति आपके विचार में भी ये इसकी जगह होनी चाहिए कि आप बताइए कि महामारी आई, जाने कितने लोगों की जाने गई और कितनी अव्यवस्था पैदा हुई। कौन सोचा था कि वह घटित होगा, कैसे उससे उभरेंगे। कई लोग अभी बैठे हुए हैं, उभर नहीं पाए हैं। किस किस प्रकार की समस्याएं खड़ी होती हैं। तो मैं समझता हूं कि ये निरंतर विचार करने वाला एक डायनेमिक आपको रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि आज की ही परिस्थितियां आगे भी बनी रहेंगी, ये संभव नहीं है। हाँ, कुछ आकलन हम कर सकते हैं कि हमारी 2047 में जनसंख्या कितनी विशाल भयानक होगी अगर इसी प्रकार की बर्थ रेट और डेथ रेट हमारी बनी हुई है। हमारे संसाधन जो है कितने डिप्लीट हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। पेट्रोल कितना खत्म हो जाएगा, ओजोन परत में कितने छेद हो जाएंगे, कितना पानी जो है अंटार्कटिक से गायब हो जाएगा, बर्फ गायब हो जाएगी। यह अगर आप आकलन करें, इस तरह के आकलन बहुत सारे विचारक हैं, वैज्ञानिक हैं जो इसका आकलन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इस पर निरंतर विचार करने की आवश्यकता है। यह एक ओपन प्रश्न है, हमको लक्ष्य बनाना होगा, वह हमको प्रेरित करने के लिए आवश्यक है, मोटिवेट करने के लिए आवश्यक है, एक दिशा बनाने के लिए आवश्यक है। और वही मैंने कहा, रित और सत्य, कुछ तत्व हैं जो कि बने रहेंगे और कुछ तत्व हैं जो कि डायनेमिक हैं। तो ये डायनेमिज्म और जो स्टैटिक है, उन दोनों के बीच में संतुलन कैसे बनाया जाए, यही हमारा प्रश्न है। मैं इन शब्दों के साथ अभय जी को इस महत्वपूर्ण विचार प्रक्रिया को शुरू करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। प्रोफेसर अनु सिंह लाठौर के नेतृत्व में यह महत्वपूर्ण विचार चल रहा है, और मुझे बड़ी आशा है कि निश्चित रूप से कुछ दृष्टि हमको प्राप्त होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, चलिए, ये डायनेमिज्म है। आपको सुविधा को क्या बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गिरीश्वर जी। जैसी कि मुझे अपेक्षा थी, मेरे सब साथियों को अपेक्षा थी, आपका वक्तव्य बहुत ही गंभीर, तलस्पर्शी और विचार उत्तेजक था। और मुझे लगता है कि इस वक्तव्य ने जो पीठिका हमारे लिए तैयार की है, जिसके संदर्भ में हम लगातार पूरे 2 दिन के विचार विमर्श में एक पीठिका की तरह, ये लगातार एक संदर्भ की तरह हमारे साथ मौजूद रहेगा। और हम सब लोग इस वक्तव्य से हमने काफ़ी ग्रहण किया है, और मुझे लगता है कि जो हमारी अपेक्षाएं थीं, उन अपेक्षाओं से भी आगे बढ़कर ये वक्तव्य हमारे लिए साबित हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। अब मैं प्रोफेसर अनु सिंह लाठर, हमारी आदरणीय कुलपति, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग ये सब काम कर रहे हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य दें।
Good morning to everyone. नमस्कार। देश को जितनी बधाई दूं उतनी कम। हर बार जब आप गोष्ठियों का आयोजन करते हैं तो अभय जी और उनकी टीम, ऐसा लगता है कि इतना बड़ा दायित्व, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लेके ये छोटी सी टीम चली है और बहुत ही रेलेवेंट विषयों पर बार बार बात करते हैं, बहुत सारी बात करते हैं। तो बहुत बधाई के पात्र अभय जी रहते हैं। हिंदी मेरा विषय नहीं है और हिंदी मेरा मीडियम नहीं है। हर बार मैं ये बात कहती हूँ और फिर भी मैं अटेम्प्ट यही करती हूँ कि मैं हिंदी में ही बातचीत करूँ। प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जो हैं अच्छे वक्ता हैं, बड़ा दार्शनिक भाषण था उनका अभी का। आई थिंक उसका अगर अनुसरण किया जाए सामाजिक तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे, तो वही एक मार्गदर्शन हमारा बनेगा। इंडियन नॉलेज सिस्टम की इतनी व्यापक इंट्रोडक्शन और इतनी व्यापक बातें उन्होंने बताई, इन सबको हमें किस दिशा में लेके जाना है और कैसे लेके जाना है, ये हमारा डिबेट का विषय होना चाहिए और हमें ये करते रहना चाहिए। गिरीश्वर जी ने कहा कि साधु संतों ने बहुत सारी इस परंपरा को समेट के रखा और हम तक पहुंचाया। ऑल्दो कन्फ्यूजन हमेशा से मचा रहा इस बात का कि हम कौन हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन रहा उस पर भी बात करेंगे। प्रोफेसर सत्यकेतु सांकृत हिंदी विभाग के HOD हैं और टाइम टू टाइम वो भी हमारे देशिक से जुड़े रहते हैं, तो वो भी बधाई के पात्र हैं कि बहुत सारी डिबेट और गोष्ठियाँ स्कूल ऑफ लेटर्स में भी होती रहती हैं। ये बड़ी इनकरेजिंग बात यूनिवर्सिटी के लिए है और बड़ी प्राउड मोमेंट्स फॉर मी कि एज वाइस चांसलर जब मैं देखती हूँ कि इतना मीनिंगफुल डिस्कोर्स यूनिवर्सिटी में चल रहा है। प्रोफेसर सलील आज आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज़्यादातर गोष्ठियों में रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है आपको देख के। विकसित भारत का लक्ष्य और भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रासंगिकता, दैट मीन्स द एम ऑफ विकसित भारत एंड रेलेवेंस ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। विकसित होना होता क्या है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। और इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे मैं मैनेजमेंट की प्रोफेसर हूँ और इकोनॉमी को समझती हूँ, इकोनॉमिक्स को समझती हूँ और मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी को ग्रहण करके मैंने ये इस सब्जेक्ट को जिया है। तो इस पर ज़रूर बात करना चाहूँगी। विकसित होने का मतलब कंटेक्चुअल तो ज़रूर है, पर उससे जुड़ा हुआ बहुत सारा अर्थ भी है। ये कहना कि आर्थिक दृष्टि से जो सोच दुनिया में बनी वो गलत है, मैं इसे बिल्कुल नहीं मानती हूँ। जो देश विकसित नहीं हैं, जो समाज विकसित नहीं है, उनकी कंडीशन, उनके हालात और उनका समाज क्या बना हम सब जानते हैं। और हमने खुद भी देखा कि हमने किस तरह से इकोनॉमिकली प्रोग्रेस ना करते हुए, आर्थिक दृष्टि से प्रोग्रेस ना करते हुए हम कितना हम समाज में हमने सफ़र किया। तो इकोनॉमिक पैरामीटर्स तो इम्पॉर्टेंट है। विकसित होने का मतलब है वो देश, वो राष्ट्र जो एडवांस है। इसकी बात करेंगे, एडवांसमेंट का मतलब क्या है। जिनके पास बहुत अच्छा टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनके पास बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल है, जो एजुकेशन में आगे हैं, जो आर्थिक दृष्टि से रिच है, अमीर है, वेल्दी हैं और जो बहुत पावरफुल भी हैं, क्योंकि वो पैसे वाले हैं तो वो पावरफुल भी हैं। बहुत सारा इनोवेशन करते हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटी का एक एक्सप्रेशन उस समाज में रहता है और बहुत सारी फ्रीडम के साथ वो काम करते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं कि विकसित राष्ट्र कौन से हैं। और ये नॉर्थ ब्लॉक जो आजकल इकोनॉमिक भाषा में बोलते हैं, आर्थिक भाषा में बोलते हैं नॉर्थ ब्लॉक, तो नॉर्थ ब्लॉक वाले लोग सारे बड़े अमीर माने जाते हैं और साउथ ब्लॉक की जो लड़ाई है नॉर्थ और साउथ की,
वो आर्थिक दृष्टि से है, सामाजिक दृष्टि से भी है। तो जब हमारे प्रधानमंत्री ने वे बात कही कि हमें 2047 तक विकसित भारत बनना है, तो आप अगर मुड़ के देखें तो हम उस कस्प पे खड़े हैं जहाँ पे हम विकसित भारत बन सकते हैं। बहुत सारे जर्नलिस्ट का, मीडिया का मानना है कि 2047 टारगेट कैसे सेट हो गया और किस आधार पे हुआ। तो इस पे मैं बात करना चाहूँगी कि इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो होते हैं वो सबसे पहले होते हैं कि इकोनॉमी का साइज़ क्या है आपका, फिर आपकी पर कैपिटा इनकम क्या है, फिर आपके ग्रोथ रेट क्या है, फिर फाइनली आपकी समाज में, जैसे कि गिरीश्वर मिश्र जी ने बताया कि समाज कितना प्रोग्रेसिव है, खुश है, हैप्पीनेस है। आप देखिए हमारे भारत की जो पॉपुलेशन है अभी जहां हम खड़े हैं 140 बिलियन की है, यूनाइटेड स्टेट्स की 35 सीआर है और पूरा यूरोप मिला के 75 सीआर की पॉपुलेशन है, यानी कि यूरोप और यूएस मिला के 115 करोड़ के आसपास की आबादी है। और ये सब मिलकर के, सारे मिलकर के पूरे हमारी कम आबादी वाले देश के आगे हमसे बहुत आगे हैं, हमसे बहुत आगे हैं। इस पे विचार करना बहुत ज़रूरी है। युवा शक्ति, यूथ ऑफ इंडिया एंड यूथ वॉइस की बार बार बात हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, देश में बातचीत हो रही है। हमारी जो मीडियन एज है युवा की भारत में वो है 29 ईयर्स राइट नो। 25 से हम अब 29 पे आ चुके हैं और दुनिया के 20% युवा जो हैं वो भारत में बसते हैं, यहाँ रहते हैं। तो यही हमारे आंकड़े हैं जो हमें एनकरेज करते हैं कि हम विकसित देश, राष्ट्र बन सकते हैं। मैं आपसे इंडियन की इकोनॉमी के साइज पे कुछ बात करूंगी। पहले हम 60 वर्षों में 2007 में जाकर के हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, 60 वर्षों बाद। उसके बाद हम 2014 में 7 वर्ष बाद 2 ट्रिलियन इकोनॉमी, 60 के बाद 7 वर्षों बाद हम बने। फिर हम 2019 में 5 वर्ष बाद 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। फिर हम 2023 में जाकर के 4 वर्षों बाद हमने 4 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट पूरा किया। अब हम टारगेट रख रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का और वो हम अचीव करने वाले हैं बाय 2026 और बिगिनिंग ऑफ 2027। ये बड़ा बहुत ही इंडिकेशन क्लियर है कि ये हम अचीवेबल है और हम करने वाले हैं। 2047 तक हमें कम से कम $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। और वो कैसे होगा? वो कैसे होगा जबकि हम अभी तो 5वें नंबर पे हैं और हमें दूसरे पे आना पड़ेगा तो जाके बनेंगे। अभी करंटली यूएस की जो इकोनॉमी है वो 25 से 26 ट्रिलियन डॉलर्स की है। पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को मिला के, सारे देशों की मिला के 85 ट्रिलियन इकोनॉमी का साइज है पूरी दुनिया का अभी इस समय। तो इसका मतलब है कि हमें ग्रोथ रेट बहुत चाहिए, हमें हर साल बहुत कमाना है तो जाके हम उस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। तो ग्रोथ रेट की बात हम करें तो 1900 से 1950 के बीच में हमारी ग्रोथ रेट 0% थी। 1950 से 1980 तक 3.5% थी। 1980 से 2002 तक 5 to 7% थी और अब 2009 से 14 के बीच में 7.2% है। और हमें अगर आगे टारगेट अचीव करना है, हमें विकसित भारत बनना है, तो हमें कम से कम ग्रोथ रेट 9% की चाहिए। तो हम $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे और सेकंड रैंक में वर्ल्ड में आएंगे।
इसके लिए बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत है। पर कैपिटा इनकम हमारी 265 रुपये 1950 पर थी और आज है हमारी 2,16,580 रुपीज़, जिसको हमने अचीव करना है 10 लाख प्लस पे, तो जाके हम ये अचीव कर पाएंगे। तो हम ये कैसे कर पाएंगे? हम ये कैसे कर पाएंगे? इंडियन नॉलेज सिस्टम की रेलेवेंस की बात मैं इसके बाद करूँगी, जब मैं अपनी डेटा और स्टैटिस्टिक्स आपको मैं समझाऊँगी। तो हम शुरू होते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, सुरक्षा। सुरक्षा का मतलब है मेरा व्यक्तिगत सुरक्षा। Women are not safe in Delhi. Women are not safe in our country. We all know that. और राष्ट्रीय सुरक्षा, उसके बाद हमारा स्वाभिमान, उसके बाद हमारी अस्मिता। दुनिया ने जो हमें समय के साथ एक कॉम्प्लेक्स दिया, और गिरीश्वर सर ने बार बार ये बात कही कि जो हमारा संदर्भ था, हमारा कॉन्टेक्स्ट था, उसको अलग अलग ढंग से पेश किया गया। हमें हमारे देश में रह कर के लोगों ने ये बताया कि अब आप कुछ भी नहीं हैं, आपका समाज जो है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। हमारे ही देश में रहकर, हमारी ही इकोनॉमी पे पलकर उन्होंने हमें साइकोलॉजिकल कोमा में डाला, और उस कोमा में जाकर के हम ये मान लिया, हीन भावना में आए, और हमने अपनी सेल्फ इस्टीम इतनी लो कर ली कि हम बिल्कुल वेस्टर्नाइज होते चले गए और हम मॉडर्निटी को उनकी नज़रों से डिफ़ाइन करते चले गए। आप अगर इस शब्द मॉडर्न का डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो उसका मतलब है लिविंग इन पास्ट, लिविंग इन प्रेजेंट, फॉरगेटिंग योर पास्ट, और ट्रेडिशनल स्टाइल को बिल्कुल छोड़ देना ही मॉडर्निटी था। वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्निटी का बहुत ही क्लोज रिलेशन रहा। वेस्टर्नर्स और ख़ासकर क्रिश्चियन जो हिस्ट्री रही है वो बहुत ग्लोरियस नहीं था उनका पास्ट। तो वो भारत में जब आए तो उन्होंने हमें बार बार एम्फसाइज किया कि लेट्स ऑल बिकम मॉडर्न, हम सब आज के समय में जिए, हम अपने इतिहास को, अपने कंटेक्स्ट को भूलें, और आप अपने कंटेक्स्ट को भूल जाएं और हमारे कंटेक्स्ट को भी भूल जाएं, क्योंकि उनका कॉन्टेक्स्ट इतना घिनौना था कि अगर इतिहास में उसको बार बार मेंशन किया जाता और पढ़ा जाता, जो कि अब हम रिवाइवल पे हैं तो हम पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और डीकॉलोनाइजेशन की बात भी करते हैं। अभय जी से बहुत सारी चर्चा होती रहती है मेरी। तो वो डीकॉलोनाइजेशन प्रोसेस में हमें ये आभास हुआ है कि पास्ट में सब कुछ अच्छा कई धर्मों के साथ नहीं था, और बहुत सारे धर्मों ने बाकी धर्मों को बहुत छोटा दिखाया। तो ये सब चीज़ें बड़ी रेलेवेंट आती है कि जब हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे आने वाली जनरेशन, एंड आई वॉज नॉट फॉर्चुनेट इनफ टू नो अबाउट माई ओन नॉलेज सिस्टम। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ी, कॉन्वेंट में पढ़ी, तो मेरा कोई एक्सपोजर अपने नॉलेज सिस्टम का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं साउथ में पढ़ी तो वहाँ इन्फ्लुएंस बाकी रिलीजन का भी था। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे बच्चों तक, हमारी जनरेशन तक हम लोगों को कोई एक्सपोजर भारतीय ज्ञान परंपरा का नहीं रहा। जो कुछ आज मैंने कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को रिलेट करने की कोशिश की, वो मेरी अपनी एफर्ट है। समाज की, एजुकेशन सिस्टम की बहुत बहुत बड़ी कमी रही कि हम अपने आप से जुड़ नहीं पाए। तो शायद आज हम इसी की बात करते हैं। आर्थिक दृष्टि से जब विकसित भारत की बात करते हैं, मैं कुछ बातें और बताना चाहूँगी आपको, जो कि बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि हम कहाँ तक अचीव कर पाए हैं। हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए, ये सबको पता है। हम 2nd लार्जेस्ट हैं दुनिया में, और मैन्युफैक्चरिंग हब है मोबाइल फ़ोन्स का, और 2nd लार्जेस्ट रोड नेटवर्क भारत में बन चुका है। ऑलमोस्ट 67,000 किलोमीटर्स का रोड नेटवर्क है हमारा। 2nd लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर हैं हम दुनिया के,
और बड़ी फाइन स्टील हम बनाते हैं। नंबर 1 पे मिल्क प्रोडक्शन में हो गए हैं। दुनिया में पहले नेस्ले का मिल्क दुनिया भर में क्वालिटी में बहुत अच्छा माना जाता था। अब भारतीय मिल्क हमारा जो अमूल का है और साथ में मदर डेयरी का मिल्क है, उसको बहुत अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। आईटी सर्विसेज में, प्रोडक्ट्स में हम अभी नहीं आए हैं, पर आईटी सर्विसेज में हम नंबर 1 पे हैं दुनिया में। मैं सर्विसेज की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में अब अभी हम नहीं आ पाए, धीरे धीरे उसमें भी हमारी इनोवेशन शुरू है, तो हम आने वाले हैं। हम पल्सेस और जूट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं। हम सेकेंड लार्जेस्ट हैं राइस, वीट, शुगर केन, ग्राउंडनट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और कॉटन में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। थर्ड लार्जेस्ट हैं ऑटोमोबाइल मार्केट में, जिसमें कि ऑटोमोबाइल एंसिलरी यूनिट्स जो होती हैं, जो पार्ट्स बनाती हैं, स्पेयर पार्ट्स बनाती हैं, उसमें भी हम थर्ड लार्जेस्ट हैं दुनिया की इकोनॉमी से जब हम कंपेयर करें। हम 4th नंबर पे रिन्यूएबल एनर्जी में हैं और ये कैपेसिटी हमारी वर्ल्ड की पार में जो है हम ऑलमोस्ट 4th हैं, और सोलार एनर्जी कैपेसिटी में भी हम 4th हैं दुनिया में। हमारे से आगे यूएस है, चाइना है, जापान है। रेलवे नेटवर्क में भी हम दुनिया में 4th नंबर पे हैं। सारे यूरोप को कंबाइंड मिला करके उनका एक स्टैटिस्टिक्स आता है और उसमें भी हम 4th हैं। 65,000 किलोमीटर्स का हमारा रेलवे नेटवर्क भारतवर्ष में है इस समय, और ये बढ़ता चला जा रहा है। आपको पता है नितिन गडकरी हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बहुत ही परफॉर्मिंग मिनिस्टर हैं। बहुत सारा रोड नेटवर्क उन्होंने बनाने का जिम्मा लिया है एंड बहुत रिस्पॉन्सिबल हमारे मिनिस्टर हैं, और उनका प्रॉमिस है कि आने वाले टाइम में ये बढ़ कर के कम से कम 2 लाख किलोमीटर के आसपास होने वाला है। यूनिकॉर्न्स की हम बात करते हैं। यूनिकॉर्न्स आप सब समझते हैं कि कोई भी स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन की होती है वो यूनिकॉर्न होते हैं। इस समय हम 111 यूनिकॉर्न भारत प्रोड्यूस कर रहा है, और डेकाकॉर्न्स यानी कि $10 बिलियन की वैल्यूएशन हमारी 4 कंपनीज की ऑलरेडी 2023 दिसंबर में हो चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि हम डेकाकॉर्न्स में भी बहुत आगे निकल गए हैं। यूपीआई को लेके, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, राजीव जी यहाँ बैठे हैं। हमारे यहाँ जब एक्सपर्ट्स आते हैं और हम उनकी पेमेंट करनी होती है, एक्सपर्ट्स अभी इंटरव्यू ले रहे होते हैं या वो अभी हॉल में बैठे होते हैं, तो उनका ऑनरेरिया हम ट्रांसफ़र कर देते हैं और वो कहते हैं मैम हमने तो अभी अपना काम भी पूरा नहीं किया, आपने हमें ऑनरेरियम दे दिया। तो ये सक्सेस देखिए ये यूपीआई की। बाहर के देशों से जितने गेस्ट मेहमान अभी आए थे वो सब बड़े हैरान थे कि हमारा जो छोटे से छोटा वेंडर है वो भी जो है यूपीआई का यूज़ करता है। स्टार्टअप्स का जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम आप समझते हैं, जिसमें कि हमें इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए हैं। हमारे यहाँ 1,50,000 से ऊपर की संख्या हो चुकी है ऐसे सेंटर्स की। उसमें एक सेंटर हमारा अपना भी है जिसको हम AIC AUDF कहते हैं, IP यूनिवर्सिटी, सॉरी हमारी यूनिवर्सिटी में भी है, और ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ में दिल्ली में ये AIC AUDF हमारा है, बाकियों का अपना अपना है। तो ये इकोसिस्टम हमारे पास भी बेस्ट है। और अटल इंक्यूबेशन मिशन ने हमें 10 करोड़ दिया है इस इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। तो AUD के जो हमारी फैकल्टी है वो भी बधाई के पात्र हैं कि इस 1.5 लाख इकोसिस्टम में हमारा नाम भी जुड़ता है कि हम भी स्टेट ऑफ आर्ट इकोसिस्टम है। गिरीश्वर मिश्र जी ने एक बड़ी अच्छी बात की थी कंजम्पशन पे, कि ये जो लालच है बहुत सारे कपड़ों का, बहुत सारे जूतों का, बहुत सारे खान पान का और सारी सब चीज़ों का, आई फुल्ली एंडोर्स व्हाट ही हैज सेड हियर, एब्सोल्युटली इन सिंक विद व्हाट ही हैज सेड। हमारा समाज ऐसा समाज है
जहाँ लालच का, ग्रीड का बहुत स्कोप नहीं रहा। हमारे देश में लालच जो है वो शायद एक बड़ा फॉरेन सा वर्ड है हम सब के लिए। ग्रीड जो है बड़ा फॉरेन वर्ड रहा समाज का, पर उसे हमने इतना इंटीग्रेट कर लिया क्योंकि मॉडर्न बनना था हम सबको, और हम सबको वेस्टर्नर होना था। इस चक्कर में हमने एक चोला ओढ़ लिया और हम वैसे बनते चले गए, और मॉडर्निटी के साथ जो दुख तकलीफ़ें आती है वो हमें सबको आई, और हम भी एज ए नेशन उसको फेस कर रहे हैं। तो हमारी जो विकास होना है वो कंजम्पशन बेस्ड विकास हम नहीं जा सकते हैं। हमें तो कैपेक्स, अगर आप समझते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। हमारे आने वाले कम से कम 20 साल हमें स्पेंड करना है इंफ्रास्ट्रक्चर को रेस करने के लिए। बिहार में आप जाएंगे, रिमोट नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो बड़ा बड़ा दुख होगा, बड़ी पीड़ा होती है वहाँ जाके जब आप देखते हैं जिस स्थिति में, जिस परिस्थितियों में वहाँ के लोग रह रहे हैं। तो हमें आने वाले कम से कम 20 साल तक अपना जो नेशनल एक्सपेंडिचर है वो हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना है, और उसी से हम आगे बढ़ पाएंगे। अब जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, यूएस में अगर कोक की सप्लाई एक दिन बंद कर दी जाए तो वहाँ ये बहुत बड़ा पार्लियामेंट का इशू बन जाता है। ऐसा हुआ है पास्ट में कि न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन में कोक की सप्लाई किसी कारणवश नहीं हो पाई तो ये पार्लियामेंट का इशू बन गया। हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें हमारे तक नहीं पहुंचती हैं और वो पार्लियामेंट का इशू नहीं बनता है, क्योंकि सहनशीलता, टॉलरेंस और पेशेंस ये हमारे समाज का हिस्सा रहा है, ये हमारे गुण रहे हैं, हमारे मूल्य रहे हैं। तो इसलिए हमें कंजम्पशन लेड ग्रोथ की बात नहीं करनी है। और हमारे जैसे समाज में हम ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो कंजम्पशन लेड ग्रोथ होती है उसमें एक और भी दिक्कत आती है। वो दिक्कत ये है कि हम बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को सिर्फ अपनी कंफर्ट के लिए जो है हम उनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू कर देते हैं। तो ये नेचर सैवी भी नहीं है सारा मामला। इसीलिए आज जब दुनिया में टाइगर सेव करने की मुहिम चली भारतवर्ष में, तो हमने एकदम से इस पे एफर्ट लगाई और टाइगर्स को सेव किया। एलिफेंट्स को सेव करने की एफर्ट लगाई तो हमने एलिफेंट्स को सेव किया। दुनिया में जितना वाइट्स ने फ्लोरा और फौना को एक्सप्लॉइट किया शायद ही किसी ने किया होगा। तो आज वही लोग हैं जो हमें सबक सिखाते हैं कि हमें फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करके रखना है। ये भी वो मॉडर्निटी का हिस्सा था कि हमारे पास्ट को आप भूलिए और हमारी प्रेजेंट को याद रखिए। तो उन्होंने ये इंश्योर किया और हम धीरे धीरे जो है उनकी तरफ गए। हमें ये भी ध्यान करना है कि नेचर से हम बड़े जुड़े रहे, धार्मिक तौर पे भी। कर्मकांडी ब्राह्मण्स होते हैं, उनकी हम बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं ये कह कर के कि ये पता नहीं बड़े रिचुअलिस्टिक हैं, क्या क्या बातचीत करते हैं। कर्मकांड अपने आप में एक अलग एक पद्धति है, उसको उस ढंग से समझने की भी ज़रूरत है। शायद हमारे पास ऐसे लोग नहीं रहे जो ये बात अच्छे से समझा पाते। तो उस कर्म कांड में आप देखिएगा, जब आपको उपाय करने को कहा जाता है, कहीं ग्रह दोष है आपके जीवन में, तो ज़्यादातर उपाय जो हैं वो नेचर से जुड़े हुए होते हैं। चींटियों को खाना खिलाना है, चींटियों को आटा डालना है, मछली को जा कर के आटे का गोला देना है, गाय को जाके आपने आटे का गोला खिलाना है। इस तरह से अगर आप देखेंगे कि उस सारे कर्मकांड में नेचर से जुड़ी हुई ही एक पद्धति रही है हमारी। और मेरे ख्याल में ये सब चीज़ें हमें समय के साथ समझानी चाहिए कि इनकी रेलेवेंस कितनी रही। हमारे लिए कुछ सनराइज सेक्टर्स हैं जिस पे हमें बहुत फोकस करना है। उसमें टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि टेक्नोलॉजी पे हमें बहुत ध्यान देना है और ध्यान दिया भी है। हम लार्जेस्ट इंटरनेट यूज़र्स हैं। ऑलमोस्ट भारत के 80 करोड़ लोग
इंटरनेट को यूज़ करते हैं। 140 करोड़ में 80 करोड़ पीपल आर ऑलरेडी यूजिंग इंटरनेट फैसिलिटी। मोबाइल फ़ोन हर एक के हाथ में है, हमें पता है। तो टेक्नोलॉजी में हम सर्विसेज में हैं, हम प्रोडक्ट्स में नहीं हैं, और प्रोडक्ट में बहुत इनोवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे जो आईटी और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका पूरा फोकस और जोर इस टाइम प्रोडक्ट की तरफ है और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ है। एनर्जी सेक्टर में हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। इन सबसे ऊपर मॉडर्न हेल्थ केयर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर से सबसे ऊपर है एजुकेशन सिस्टम पे काम करना, एजुकेशन और शिक्षा पद्धति पे काम करना। और उसी के लिए आज हम जब इकट्ठा हुए हैं, हमें ये बात पे ध्यान देना है कि यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा करिकुलम बनाया जाए जो फ्यूचरिस्टिक हो, जो हमारी देश की जड़ों से जुड़ा हुआ हो, हमारी ज्ञान पद्धति से जुड़ा हुआ हो, और उसको कैसे हम स्ट्रक्चर करें, स्कूल से शुरू होते हुए रिसर्च लेवल तक उसको हम इंटीग्रेट कैसे करें। जब कोई शोधकर्ता स्टैंड अलोन कोई रिसर्च करता है, उसकी एक्नॉलेजमेंट भी कम होती है और वो पॉलिसी फ्रेमवर्क में भी ट्रांसलेट नहीं हो पाता है। तो एजुकेशन में, और इसीलिए क्योंकि हम हायर एजुकेशन में बैठे हैं सब के सब, हमें इस पे बहुत सारा विचार करना है। हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी रहे, इस बात पे हम बार बार चर्चा तो करते ही हैं, और ये सच बात भी है। उन रेफरेंसेस को भी हमें जागृत करना है, ताकि हम समझें कि हमारी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम और कम्युनिटी लिविंग थी वो किस तरह की थी, कितनी सुंदर थी। सारनाथ में मैं जब पहली बार मैं गई एज अ टूरिस्ट विजिट किया, तो आई वॉज अमेज्ड टू सी द इंफ्रास्ट्रक्चर। जो उस समय में बहुत भिक्षु इकट्ठा हुआ करते थे, और उनके सेमिनार हॉल्स बने हुए हैं, ओपन स्पेसेस में बने हुए हैं। आई एम श्योर आप में बहुत सारे लोग सारनाथ गए होंगे, और आई कुड नॉट बिलीव इतने वर्षों के बाद भी आज भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंटैक्ट है। तो छोटे सेमिनार हॉल्स हैं छोटी सभा के लिए, बड़े बड़े हॉल्स हैं बड़ी सभा। हॉल नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, ओपन गार्डन्स में वो बना रखे हैं, और वो कई एकर्स ऑफ लैंड में वो सारी ये कॉन्ग्रीगेशंस हुआ करती थी, और दुनिया के लोग, विश्व के लोग आके वहाँ बातचीत करते थे। साइंस सेक्शन वहाँ बिल्कुल अलग था, इकोनॉमिक्स का सेक्शन वहाँ अलग है। आप सारनाथ कभी जाएं तो उसको फील करें कि हमारा क्या समाज रहा है। हमें अपने बच्चों को अपनी धरोहर के साथ जोड़ना है। उस जोड़ने में बहुत सारी चीज़ें एनईपी ने भी लागू की हैं, हम भी जुड़ते चले जा रहे हैं, और आने वाले समय में और जुड़ते चले जाएंगे। आज जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, देश में बड़ा हर्षोल्लास था, सब बहुत खुश थे, हम सब बहुत बहुत इन्वॉल्व थे, बहुत इमोशनल थे। तो राम मंदिर का बनना पॉलिटिकल मूव नहीं है, ये एक सिविलाइजेशनल इशू है, ये सभ्यता से जुड़ा हुआ इशू है। अलग अलग विचार लोगों के हो सकते हैं, पर एक मत तो ये पक्का है कि ये सिविलाइजेशनल इशू है। समय आ गया है कि हम धीरे धीरे वी हैव स्टार्टेड रिक्लेमिंग द रेलेवेंस ऑफ सेल्फ। हमें अपने सेल्फ को पहचानना है, और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी उसमें एक इनिशिएटिव है। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई राम मंदिर के बनने की, क्योंकि राम मंदिर का बनना हम सबकी अस्मिता का बहुत बड़ा बूस्ट है कि हम ये कर पाए। जो राम मंदिर की आर्किटेक्चर है, आप सबको पता होगा कि उसमें कोई सीमेंट, उसमें कोई आयरन, कोई स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और वो जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है वो एंशिएंट विजडम, इंडियन नॉलेज सिस्टम पे बेस्ड है। स्टेप वाइज, brick wise, stone wise, and how should it be diametrically be designed is also based on our old architectural designs. तो इसकी जो आयु बताई गई है वो कम से कम 2000 वर्ष की बताई गई है। It is earthquake resistant, it is resistant against all natural calamities, और ऐसे ही आने वाले समय में हमें आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनाने अपने घरों के भी। 26 जनवरी के भाषण में मैंने एक बात कही थी
कि जब चंडीगढ़ शहर बनाया गया तो ल कर्ब्यूज़र जिसको ये डिज़ाइन के लिए दिया गया, तो उससे इतने डॉक्यूमेंटेड बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। उन्हें ये कहा गया कि एक ऐसी मॉडर्न सिटी बनाई जाए जिसमें इंडिया के प्राचीन डिज़ाइन की कोई रिफ्लेक्शन ना हो और पुराने रेफरेंस कहीं नज़र ना आए, और वो इतनी मॉडर्न हो और वेस्टर्नाइज हो कि जैसे कि हमारे घर हमारे देशों में बने हैं ऐसे बनाए जाएं। आप कभी चंडीगढ़ जाएंगे, मैं चंडीगढ़ 20 वर्ष रही हूँ, वहाँ पे बिल्डिंग्स में, इकोसिस्टम में, कहीं भी रोड्स पे भी कहीं भी आपको एक कनेक्ट महसूस नहीं होता है। सीधी सीधी सी सड़कें हैं, एक अपनी तरह के डिज़ाइंड ऑफिसेज हैं और बिल्कुल फ्लैट हैं। उनमें कोई भी किसी भी तरह का ह्यूमैनिटेरियन टच नहीं है, कोई आर्किटेक्चरल डिज़ाइन नहीं है, और वो बिल्डिंग या तो स्क्वायर हैं या वो रेक्टेंगल हैं। और आपको अगर एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाना है तो आपको साइनेजेस ढूंढने पड़ते हैं या आपको लैंडमार्क्स मिलते ही नहीं हैं। लैंडमार्क्स आएंगे कहाँ, क्योंकि इतना स्टैंडर्डाइज पैटर्न पे वो बनाया हुआ है। आप लखनऊ जाएंगे, आप राजस्थान जाएंगे, आप बाकी हमारे शहरों में जाएंगे, इतनी डाइवर्सिटी आपको हर चीज़ की मिलेगी। लोग जो सड़क पे जा रहे हैं उनके कपड़ों में मिलेगी। चंडीगढ़ में तो लोगों के कपड़े भी एक जैसे ही होते हैं क्योंकि वो इतने वेस्टर्नाइज हो गए हैं कि कोई वैरायटी उसमें भी नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि हमें अपनी संस्कृति सभ्यता से जुड़ते हुए इस साइकोलॉजिकल कोमा से हमें बाहर निकलना है। और धर्म की बात करने से बहुत घबराते हैं हम लोग। हमें लगता है कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि धर्म की बात करते हुए हम बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, सुनने वाले भी इम्पेशेंट हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या कोई धर्म दुनिया में ऐसा होगा जो दूसरे धर्म के बारे में खराब कहेगा या वो समाज के लिए गलत बात कहेगा? नहीं कहेगा ना। तो धर्म की बात करने में इतनी घबराहट क्यों? हमें धर्म की बात ज़रूर करनी चाहिए और उन लोगों के द्वारा होनी चाहिए, उन लोगों की जो रियल स्कॉलर्स हैं, जो धर्म के ऊपर एक अपनी एक्सपर्टीज़ रखते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ में डिस्कोर्स भी बड़ा ज़रूरी है। पुराने समय में धर्म के ऊपर बहुत सारी बातचीत होती थी, उसी से ही एक दर्शन बनता था। आज के समय में एक हमारे ऊपर एक वेस्टर्न थॉट ये भी है, एलिगेशन ये भी है कि हम दार्शनिक नहीं हैं, हम फिलोसॉफिकल नहीं हैं। आप सोचिए, अगर हम फिलोसॉफिकल नहीं हैं तो कौन सा समाज फिलोसॉफिकल हो सकता था? तो इसका ये मतलब है उस साइकोलॉजिकल कोमा से हमें तुरंत बाहर निकलना है। मेरा ये भी मानना है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ यहाँ से इस बात से आती है, यहाँ से आती है कि हमारा सेंटर बड़ा मजबूत होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी मजबूत होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स एम्पावर्ड है, फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल तो नहीं है हमारा स्टेट सेंटर रिलेशंस की हम बात करते हैं और हम अच्छे से समझते हैं कि पूरी पावर है स्टेट्स को अपने आप में डिसीजंस लेने की, पर सेंटर को पावरफुल होना बड़ा ज़रूरी है। उसका कारण है, अगर हम इतिहास में देखें तो जनपदों में बटा हुआ हमारा देश रहा, राष्ट्र रहा, और इसीलिए बार बार अटैक हुए, इसीलिए बार बार हम अधीन हुए। पर ऐसे भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। चंद्रगुप्त मौर्य हैं, समुद्रगुप्त हैं, कुषाण डायनेस्टी है, चोलास है, विजयनगर एम्पायर है, बहुत सारे हैं जिन्हों में जहाँ सेंटर मजबूत था और उन्होंने भारत को राष्ट्र का एक राष्ट्र बनाया। तो ये हमें बड़ा ज़रूरी है। होलिस्टिक एजुकेशन पे हमें ध्यान देना है। मैं फिर यही बात बार बार दोहराती हूँ कि अपने साइलो से, अपनी छोटी छोटी सोच से बाहर निकलना है। और हमारे देश में जो ये कहते हैं ना, नेशनल कैरेक्टर जिसकी कमी रही है पास्ट में, हम बड़े कंफ्यूज्ड इंडियंस रहे हैं, खासकर जिनकी ब्रिंगिंग अप अर्बन में हुआ है, बहुत ही कंफ्यूज रहे हैं। यूथ का पार्टिसिपेशन बहुत बड़ा रहने वाला है विकसित भारत के इस मूवमेंट में, यूथ का बड़ा रोल रहने वाला है। पर यूथ जो
गांव से आता है और सब अर्बन एरिया से आता है, उसकी विडंबना, उसके इश्यूज, उसके चैलेंजेस, उसकी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज बड़ी लिमिटेड हैं। और जो यूथ हमारा अर्बन में है उसके पास सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, परंतु वो बहुत ही कंफ्यूज्ड है। वो ये कंफ्यूज है कि हम हैं कौन। वो जुड़ ही नहीं पाता है अपने आप से, वो जुड़ ही नहीं पाता है अपने समाज से और देश से। तो ये भी हमारे लिए बहुत चैलेंज है कि हमें जो इलीट यूथ है उसको राष्ट्र के निर्माण में कैसे लगाया जाए, और जो यूथ हमारा रूरल से गांव के परिप्रेक्ष्य से आता है और जो सब अर्बन से आता है जिसके पास अपॉर्चुनिटी कम है, उसके लिए अलग मॉडलिंग की ज़रूरत है। हायर एजुकेशन में हमें इस पे भी विचार करना बहुत ज़रूरी है। इंडियन नॉलेज सिस्टम को कैसे इंटीग्रेट करें, इसकी भी बहुत सख्त ज़रूरत है। तो मनोज कुमार, आपको याद होगा, मनोज कुमार थे जो राष्ट्रवाद फिल्में बनाया करते थे, मनोज ही थे। है प्रीत यहाँ की रीत सदा, मैं गीत यहाँ का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। तो भारत की बात भारतीयों को बताने दें, बाहर वालों को ना बताने दें हमें। तो इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा पे हमें बहुत फोकस करना है। आप सब आए, आपने इतना समय निकाला, बड़े ध्यान से हम लोगों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रिपोर्ट बनाते रहें ताकि ये रिपोर्ट हम आगे भेजें, यूजीसी में अपनी रिप्रेजेंटेशन दें। इंडियन नॉलेज सिस्टम वर्टिकल जब शुरू हुआ तो उसकी मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन टीम यूजीसी की जो ऑल इंडिया थी उसकी मैं मेंबर रही। तो बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोजर मुझे उन मीटिंग्स में और उन इंटरेक्शंस में मिला, और उसे हम चाहेंगे कि हम अपने पास लाएं। और उसी समय की बात है जब अभय जी को हमने अपने यूनिवर्सिटी में आने का निमंत्रण दिया कि देशिक आप बनाएं, एक सेंटर ऐसा शुरू करें जहां हम आर्काइविंग और रिसर्च का काम, ट्रांसलेशन का काम शुरू करें। तो हमारा सेंटर शुरू हुआ। अभय जी रोज़ कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं, और मेरे ख्याल में अब बहुत सारा जो काम इनकी टीम ने किया है उसे हम लोग अपलोड भी करने वाले हैं जल्दी, और वो भी एक फंक्शन करेंगे जिसमें हम उसे अपलोड करेंगे। तो ये सेंटर जो है हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप सब लोग जुड़ें और लोगों को भी जोड़ें। ये कम्युनिटी कनेक्ट के लिए भी है, तो इसलिए ये खाली हमारे स्टूडेंट्स, फैकल्टी हमारे लिए नहीं है, बाहर वालों के लिए भी है। तो जो भी इस सेंटर से जुड़ना चाहेगा, आप इसको एक मूवमेंट बनाएं। और मुझे बहुत आशा है और बहुत ही आई एम कॉन्फिडेंट कि अभय जी के निर्देशन में जितना काम हो रहा है, हम लोग एक लीडिंग सेंटर देश के होंगे आने वाले समय में। तो बहुत बहुत बधाई अभय जी को और अभय जी की टीम को। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद इसी मैडम। आपका जो उद्बोधन है वो भी आचार्य गिरीश्वर मिश्र के वक्तव्य की तरह हम लोगों के लिए इस 2 दिन के विचार विमर्श में एक संदर्भ पीठिका की भूमिका निभाएगा। और निश्चित रूप से आपने शुरू में ही कहा कि आर्थिक विकास बहुत ज़रूरी है, बिना उसके हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैंने भी बिल्कुल प्रारंभ में ही इस बात पर जोर दिया था कि मैं उन लोगों में से हूँ जो हमेशा ही आर्थिक विकास को अत्यंत वांछित मानते हैं। बस यही है कि हम लोग उसको, जो उसके दूसरे पहलू उस प्रक्रिया में छूट जाते हैं, इनका मैडम ने भी इशारा किया, जिनकी वजह से हम लोग एक साइकोलॉजिकल कॉमा में, एक मनोवैज्ञानिक नीम बेहोशी में पड़े हुए हैं, और उससे हम लोगों को निकलना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। अब मैं आदरणीय डॉक्टर नितिन मलिक से अनुरोध करूंगा कि वो उद्घाटन सत्र के लिए धन्यवाद ज्ञापन करें। मंच पे आसीन आदरणीय प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी, आज के उद्घाटन वक्त के जो आज इस विचार गोष्ठी में जो उन्होंने अपना दिया, साथ ही हमारे परिवार की मुखिया, और जिनको सुनने के बाद जो उन्होंने सिर्फ यहाँ पे बोला ही नहीं बल्कि एक जो मार्गदर्शिका हमें दिखाई और हमेशा दिखाती रहती हैं,
और साथ में उन्होंने अंत में तो धन्यवाद दे ही दिया सबका, कि उन्होंने खुद ही बोला कि ये आप सब यहाँ आए और एक मूवमेंट की तरह आप यहाँ जुड़िए, और उन्होंने आपको ना सिर्फ धन्यवाद दिया बल्कि एक आगाज भी किया कि आप सब भी जितने भी लोग हैं इस कार्य के अंदर में, इस यात्रा के अंदर में जुड़िए, जो हमारा देशिक जो हमारे यहाँ पे दुबे जी चला रहे हैं एक सेंटर के रूप में। तो उसके बाद तो एक औपचारिकता ही रह जाती है। जैसे सत्यकेतु सर ने आते ही बोला था कि वो एक उस तरह के खिलाड़ी हैं उस टीम के जो ना खाली पैड भी नहीं पहन सकते और ना बैट ले सकते, उनका रोल कुछ दूसरा ही था आज। तो उसी तरीके से मेरा भी एक रोल है कि जब टीम पूरा खेल लेती है और अच्छे तरीके से स्कोर कर लेती है, तो उसके बाद जब लास्ट का जब होता है, जब सब खत्म होने लगता है पहला जो मैच है, तो उसके अंदर में बोला जाता है कि सबका धन्यवाद है कि सबने एकजुट होकर किया। लेकिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो यहाँ पे आज हमारे उद्घाटन सत्र के अंदर में ही जो आज जो यहाँ पे मिली, जो हमें यहाँ पे जो व्यक्तित्व मिला, और ख़ास तौर से प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र से। प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र अपने में ही एक बहुत बड़े भारतीय ज्ञान परंपरा के स्तंभ हैं, और मेरे ख्याल से मेरा भी सौभाग्य रहा कि 30 साल से अधिक जब प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्रा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्राध्यापक थे, तब से मैं उनको जान पाया, क्योंकि इनका रविशंकर विश्वविद्यालय में बहुत आना होता था। और जब कभी भी हम इस सरल व्यक्तित्व को देखते थे, यहाँ बोलना उचित नहीं होगा लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि इस सरल व्यक्तित्व को देखते थे तो इतना सरल जीवन और इतना सरल आचरण जो इनका हम इनको जो देखते थे कि किस तरीके से ये सरलता से रहते हैं, ना इनको कोई किसी चीज़ की मोह था, ना किसी तरीके वो था, लेकिन पूरा ज्ञान भारतीय परंपरा को किस तरीके से निर्वाह करना है, वो हम इनके लिए हमारे लिए बहुत एक आदर और एक बहुत ही हमारे लिए एक रोल मॉडल के रूप में हम लोगों के लिए, जो कि हम लोग उस टाइम, मैं अभी ये नहीं बोलूँगा कि मैं यंग नहीं हूँ, मैं अभी भी यंग हूँ, लेकिन उस टाइम तो बहुत ही यंग था, तो उनको जब मैं देखता था तो एक रोल मॉडल के रूप में मैं देखता था, क्योंकि हाँ उस टाइम मैं लेक्चरर था, तो उनको देख के बहुत अच्छा लगता था। और आज भी जब उन्होंने डायनामिज्म की बात करी तो मैंने तो सर को भी देखा कि किस तरीके से उन्होंने अपने विषय में ही नहीं, साथ साथ किस प्रकार से उन्होंने इतनी सारी अपने उसके अंदर में जो डायनामिज्म प्रूव किया है उच्च शिक्षा के अंदर में, एजुकेशनल सिस्टम में। तो उनके लिए आज आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। वैसे सर को जब कभी भी हम बुलाते हैं सर आ जाते हैं। तो ये प्यार और ये हमारा जिस तरीके से आप हमें इस विश्वविद्यालय के साथ में जो आप अपना रिश्ता निभाते हैं, उसके लिए आपसे फिर हम आपको वो करते हैं कि आप इसी तरीके से अपना प्यार और बड़प्पन इस विश्वविद्यालय को देते रहें। हमारी कुलपति महोदया, मेरे को बार बार बोलना नहीं चाहिए क्योंकि फिर भी लेकिन है परिवार की मुख्य, लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे, ये जो आज हम बात कर रहे हैं और जो अभी भारतीय ज्ञान परंपरा की बात जो आजकल बहुत एक ज्वलित के रूप में हर जगह चर्चा हो रही है, और उसके साथ साथ में विकसित भारत, ये विकसित भारत मैं भी कई बार सोचता हूँ, कई बार मेरे को ये लगता है कि क्या भारत विकसित नहीं था, या क्या भारत विकसित भारत का क्या स्वप्न है। 76 साल हो गए हमारे को, हमारी इंडिपेंडेंस मिले हुए, तो क्या अभी भी हम विकसित भारत के बारे में सोच ही रहे हैं? ये एक विचारणीय है जो मेरे दिमाग में कई बार आती है ये बात। लेकिन जिस तरीके से सरलता से हमारी परिवार की मुखिया ने बताया कि भारतीय ज्ञान परंपरा, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी और थ्रू आउट उनका मीडियम जो अंग्रेजी में रहा, तो उनको धीरे धीरे जब सामने में चीज़ें आई तो उनको समझ में आया, और इस विश्वविद्यालय में ये भारतीय ज्ञान परंपरा जैसे ही कुलपति महोदय ने अपना कार्यभार संभाला था, उसी दिन से उनके मन में, उनके विचार में था कि किस तरीके से भारतीय ज्ञान परंपरा को यहाँ पे हम किस तरीके से क्रियान्वित करें। और उसका एक ज्वलित जो उसका उदाहरण है वो देशिक, जब प्रोफेसर अभय दुबे जी के साथ उनकी जब बातचीत हुई, उन्होंने अपने विचार कुछ रखे, कुछ दुबे जी ने विचार डाले, और जिस तरीके से गिरीश्वर मिश्रा जी ने बोला डायनामिज्म, एक डायनामिज्म उभर के आया, और इसी तरीके से उभर के आया देशिक। और देशिक के अंदर में जो लीडरशिप मिली हमारी वाइस चांसलर मैम की, डायरेक्टरशिप मिली हमारे डायरेक्टर साहब की, और जो उनकी छोटी सी टीम है, ये छोटी सी टीम बहुत
बहुत अच्छा कार्य कर रही है। पिछले 1.5 साल में, 1.5 हुआ सर भी, 1.5 साल में इतनी सारी गोष्ठियां, इतने सारे कार्य हो चुके हैं जो भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए शुरू से एक कार्य करते हुए एक मंच और एक दिशा निर्देश प्रदान कर रहे हैं। और उसी में विकसित भारत का जोड़ना, जस्ट 6-7 दिन पहले की बात है, मेरे ख्याल से या 10 दिन पूर्व की बात होगी, दोनों बैठे हुए थे, माननीय कुलपति महोदय और अभय दुबे साहब, और चर्चा शुरू हो गई। 1-2 हम भी थे, शायद संतोष जी भी वहां बैठे थे, मैं भी बैठा हुआ था, और ये दोनों आपस में चर्चा करते रहे थे विकसित भारत और भारतीय ज्ञान परंपरा। मुझे तो यही चीजें समझ में आ रही थी मोटे रूप में, और 2 मिनट में एकदम से ये उभर के आया कि चलो एक विचार गोष्ठी करते हैं। और उसके अंदर में इतने हम कुछ एक इस तरीके से चिंतन करते हैं, एक मंथन करते हैं कि किस प्रकार से भारतीय ज्ञान परंपराओं को आगे ले जाते हुए उसको हम किस तरीके से विकसित भारत के साथ उसको जोड़ सकते हैं। और कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने, सभी ने यहाँ पे बोला कि ये एक छोटी सी, बड़े उसमें दुबे साहब ने यहाँ बोल दिया कि बड़ी छोटी सी एक हमारी कोशिश है कि हम किस प्रकार से भारतीय ज्ञान परंपरा को विकसित भारत के साथ जोड़ें। लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ पंक्तियां याद आ जाती हैं एक कवि की, जो उन्होंने यहाँ बोला कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता। एक मैं तबियत से कहता हूँ, एक पत्थर तो प्यार से उछालो यारो, तबियत से मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। तो किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे धीरे से जो डोर और जो एक दिशा दी हमारी माननीय कुलपति ने, उन्होंने प्यार से उसको संभाला और उन्होंने बोला कि हम कोशिश करते हैं। और ये कोशिश जो है, अब मैं देख रहा था ये बीज पत्र जो बना, इतनी प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी ने तो बताया, ये बीज पत्र अपने में ही एक बहुत बड़ी सोच है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो आज पहला सत्र जो हो रहा है, विकसित भारत एक स्वप्न की रूपरेखा, ये पता चलता है, मैडम ने बताया कि हम खाली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या इकोनॉमिक इंडेक्स को देख के, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फैक्टर्स को देख के ना करें, और भी कितने पैरामीटर्स हैं। तो ये एक सपन देखा जा रहा है कि हमारा विकसित भारत होगा। दूसरा सत्र जो कल, अब जो उसके बाद जो सत्र है वो है विकसित भारत धार्मिकता का लोभ, आदिवासी और स्त्री के प्रश्न। और आदिवासी के बाद मुझे बार बार याद आ जाता है कि जब कभी भी हम विकसित की भारत की बात करते हैं तो, और या हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम उन समूहों को, उन हमारी इंडिजिनस सोसाइटीज को कैसे भूल सकते हैं जो आज भी अपने नेचर के साथ में आज भी एग्जिस्ट कर रही हैं और अपनी परंपरा को वो कभी भी भूलती नहीं हैं। तो ये इतनी जो 2 दिवसीय जो यहाँ पे गोष्ठी है, ये अपने में ही एक अद्भुत है, और एक ये लक्ष्य भी देगी, एक दिशा भी देगी, और एक मार्गदर्शिका भी बनेगी, ना सिर्फ अंबेडकर विश्वविद्यालय के दैशिक उसके लिए, लेकिन जिस तरीके से हमारी कुलपति महोदय ने आह्वान किया कि सब इसमें जुड़े, तो ये हमारा आगे भी कार्य इसी तरीके से चलता रहेगा। और आप सभी जो आज यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के आज यहाँ पे आप आए, इन विचारों को सुना, और आपके भी अपने विचार, क्योंकि बात जब चलेगी तो बात निकलेगी तो दूर तक चली जाएगी। तो ऐसे ही हम लोग चिंतन और मंथन करते हुए आगे चलते रहेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ सभी आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। और ये जो 2 दिवसीय गोष्ठी है उसके अंदर में मेरे ख्याल से और भी वक्ता लोग और बहुत सारे जो लोग इसमें जुड़ेंगे, तो ये धीरे धीरे कार्य आगे बढ़ता रहेगा, कारवां चलता रहेगा। और हमारी भी एक छोटी सी कोशिश, छोटा सा ही एक पत्थर कहीं हमारा मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। पुनः सभी मंच पे आसीन सभी हमारे जो विद्वत जन हैं, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और खास तौर से हमारी माननीय कुलपति महोदय का, क्योंकि ये तो एक अगर बोला जाए तो मैम मुझे क्षमा करेंगी कि मेरे को लगता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा तो उनके नस नस में बसा हुआ है, क्योंकि वो नैक के एक वर्टिकल टीम की भी उन्होंने अध्यक्षता करी इस भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए, और उसको जब कभी भी इनको मौका मिलता है तो वो उसको आगे ले जाते हैं, ना खाली ले जाते हैं बल्कि वो ये कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स भी जो पढ़ रहे हैं, जो हमारे विश्वविद्यालय में जो हमारे छात्र भी पढ़ रहे हैं, उनको भी आप उसके दर्शन कराएं, उनको भी एक दार्शनिक उस तरीके से देखा जाए कि हमारी ज्ञान परंपरा के अंदर में कितने हमारे भाव हैं। इसी कामना के साथ और इसी उद्देश्य के साथ ये इस पूरी 2 दिवसीय विचार गोष्ठी को बहुत बहुत सादर नमन, और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो रिपोर्ट आएगी साहब, जो देशिक एक रिपोर्ट बनाएगा, वो बहुत ही मील का पत्थर साबित होगी एक दिशा निर्देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब। अब हम लोग बाहर चाय पान पे चलेंगे और उसके बाद फिर हम लोगों का उद्घाटन सत्र समाप्त हो चुका है। उसके बाद नया सत्र शुरू, पहला सत्र शुरू होगा। धन्यवाद। आइए।